चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ये। हमें ये आता है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं हमारे फिजिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला आता है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स, और दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 3 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ से हमारा चैप्टर वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स शुरू हो जाता है। कौन सा शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, या सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज ही है। डायनामिक्स का होता है मतलब होता है मोशन, यानी कि जब हमारा चार्ज मोशन में हो, जब हमारा कोई चार्ज मोशन में हो तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके वो प्रॉपर्टीज़ हमको शो करता है, ये सब हम उसमें देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का इसमें मतलब वही है चार्ज, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, यानी कि अगर मेरा कोई चार्ज है, ये अभी रेस्ट पे है, तो ये क्या क्या प्रॉपर्टीज मेरे को शो करेगा, ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोशन होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोशन होता है। अच्छा, अब ये क्या होता है? इंट्रिंसिक क्या होता है? ये होता है कोई भी एक ऐसी नॉन रिसर्चेबल, ठीक है, कोई भी एक ऐसी नॉन रिसर्चेबल थिंग, जैसे कि एग्जांपल के लिए मास है, ठीक है। हमें पता है मास क्या होता है। क्या अब मैं उसके ऊपर, उस मास के ऊपर कोई और नई डेरिवेशन कर सकता हूँ, नया कुछ उसके अंदर और निकाल सकता हूँ? नहीं, जो है वो मास है, ये मैं इस पे इस तरह फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आगे नॉन रिसर्चेबल होती हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मोशन है। अच्छा, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी होती है कूलम्ब। इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, ठीक है। चार्जेस बहुत ही बेसिक सा, अभी स्टार्टिंग बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही चार्जेस जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं 2 चार्जेस। और ये भी पता है हमें कि अनलाइक जो है अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक जो है रिपेल करते हैं, ठीक है। ठीक है, और एक कांस्टेंट होता है E, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अच्छा, a large scale matter that consists of an equal number of the protons and the electrons is electrically neutral। एक टर्म आती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है? जो लार्ज स्केल में जो मैटर होता है, जो कि बना होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ ही प्रोटॉन, ठीक है, जिसमें होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो,
इसके बाद सीधा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस आती हैं, और फिर बीच में एक छोटा सा एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो उसमें एक छोटा सा पार्ट आता है कि अगर ग्लास रॉड को मैं सिल्क क्लॉथ से रब करूं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, या किसी और मटेरियल से उसको रब करूं तो क्या चार्ज जनरेट होगा। इन सब से वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्कर में एमसीक्यू आ सकता है जो कि सिर्फ कंफर्म है कि ये बताना है कि जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज होता है वन बॉडी से अनदर बॉडी में, वो किसकी वजह से होता है। क्या देखो, हम कहते हैं हमने इस तरह से किसी बॉडी को रब करा तो इसमें ये चार्ज बॉडी हो गई, इसमें चार्ज चला गया। अब ये जो चार्ज होता है ये असली में हमारी बॉडी में से नहीं जाता, ठीक है। हमारी बॉडी अपने पास से कोई इसको चार्ज नहीं देती। होता क्या है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो होते हैं ऊपर के लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यही ही एक्चुअल क्या करते हैं, यही इनकी वजह से जो है चार्जिंग ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखने हैं हमको। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है मेनली शुरू होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, ठीक है। एक होती है एडिटिविटी, ठीक है। दूसरी होती है क्वांटाइजेशन, और तीसरी होती है कंजर्वेशन। एडिटिविटी का मतलब क्या है, सिंपल है। एडिटिविटी का मतलब क्या है, सिंपल है। डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूँ तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is algebraic sum of the all the individual charges located at the different point inside the system। मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस था, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है। एक यहाँ पे -1 कूलम का ये चार्ज है, एक +3 कूलम का ये चार्ज है। और मेरे से कोई आए और मेरे से पूछे कि इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस का नेट चार्ज कितना है, तो मैं सिंपली इनको ऐड करके बता सकता हूँ। +2 कूलम प्लस में -1 कूलम प्लस में 3 कूलम, तो ये 2 - 1 कितना हो गया 1, 1 + 3 4 कूलम। मेरा नेट चार्ज कितना है सिस्टम ऑफ बॉडी में, 4 कूलम का मेरा चार्ज है। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारी, एडिटिविटी। अच्छा, इसके बाद क्वांटाइजेशन है, उसे देखेंगे। पहले कंजर्वेशन देखते हैं। कंजर्वेशन पता है हमको, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हेयर देयर, ये सब, ठीक है। क्वांटाइजेशन देखते हैं। क्वांटाइजेशन क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला देखो, Q = NE। ये होता है क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है क्वांटाइजेशन के हिसाब से, the electric charges occurs in the discrete amount instead of the continuous amount. It is called quantization of the electric charge. Electric charge of any body is always an integral multiple of contained minimum amount of charge. ये important है। electric charge of any body is always an integral multiple of a certain minimum amount of charge। ये होता है क्वांटाइजेशन।
क्या मतलब हुआ कि हर एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी, चाहे वो कैसी बॉडी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। और वो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कर्टेन चार्ज कौन सा है, ई है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे वो ये है, मिनिमम ये है, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट एन यहाँ पे वन भी हो सकता है। ठीक है, एन वन होगा तो मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा चार्ज मेरा। ठीक है, तो ये चार्ज उसके बराबर होता है। जिस तरह से मैं कह सकता हूँ 50 इंटू में 1 इजिकल्स टू में 50 होता है जिस तरह, और इसी तरह 20 इंटू में 1 भी 20 होता है। हर नंबर को अगर किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि हर नंबर के लिए 1 जो है एक कर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 को इस समय चार्ज मान लो। ठीक है, चार्ज है तो वो सबसे मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना। इसी तरह से चार्जेस के साथ भी है कि हर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी बॉडी का, जो कि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। फॉर्मूला है ये, और इसको पूरे को कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये मिल गया हमको, और कुछ कांस्टेंट टर्म्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, ई की वैल्यू मैंने अभी आपको पीछे बता दी थी। इनकी ऐसा यूनिट्स कूलम्ब्स होगी, चार्ज है सारे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया था, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सीधा आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी था, रिपल्शन भी था, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस, कौन से थे चार्जेस। तो यहाँ पे जो एक कूलम्ब्स लॉ है ये बता रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी वर्ड भी इम्पोर्टेंट है और पॉइंट चार्जेस भी। कि कूलम्ब्स लॉ को अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना है तो दो कंडीशन तो एक कंफर्म होनी चाहिए कि चार्ज जो है मेरा रेस्ट पे होना चाहिए, और दूसरा कि दोनों ही पॉइंट चार्ज जरूर होने चाहिए। ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े चार्ज रखे हैं उन पे हम कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस first is directly proportional to the product of their magnitude, and second inversely proportional to the square of their distances। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, रेस्ट पे हैं। यहाँ पे मैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, और डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू में कितना बताया जा रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1। मान लो ये है Q1, ये है Q2, Q1 इंटू में Q2, और साथ ही में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये इसके प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, पहले इनको एक साथ लिख लेते हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से ये हटाया, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, के आएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। के इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। के की भी वैल्यू होती है, ये तो देख लिया, समझ लिया, इसमें तो कुछ है नहीं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बिल्कुल आगे आगे उसमें वो भी करेंगे। अभी हम कंपैरिजन आ जाता है कई बार कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स लॉ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिमिलैरिटी भी बहुत है और डिफरेंसेस भी देखेंगे अब हम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे के आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और के की वैल्यू भी होती है, के इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है, ठीक है। 1/4πε0 की भी वैल्यू होती है, क्या होती है, क्या होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होती है, हाँ जी, 9 × 10⁹ इसकी यूनिट क्या होगी, की यूनिट क्या होगी, ये होती है, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गई हमारी के की वैल्यू, ठीक है। के इजिकल्स टू में 1/4πε0 इजिकल्स टू में इसकी वैल्यू इतनी, यानी कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, खाने को मैं लिख देता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी ये क्या है ε0, ये भी आगे देखेंगे, ये ठीक है। अभी देखते हैं, इसकी भी अपनी वैल्यू होती है, इसकी भी अपनी वैल्यू होती है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो k इंटू में Q1 Q2 यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म, Q1 Q2 अपॉन में मॉड में R1 माइनस R2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया मेरा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इस पर आ जाओ 1/4πε0 पे, 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे मेनली हमें देखना है, देखो 4π तो कॉन्स्टेंट्स है, हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, नई टर्म हमारे लिए है ε0। ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या होता है, क्या ये कुछ परमिट कर रहा है, क्या ये कुछ अलाउ करता है, कुछ रोल है, कुछ देने का काम है, नहीं। नाम इसका शरीकों वाला है परमिटिविटी, परमिट करने वाला, लेकिन ऐसा कुछ करता नहीं है, बल्कि उल्टा ही काम करता है बिल्कुल। कि ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये है एक ये है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब परमिटिविटी क्या होता है, मैं यहाँ पे जिस रूम में हूँ, यहाँ पे अभी एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एयर जो है, ये परमिटिविटी जो इस रूम की है वो इन दोनों चार्जेस को कुछ ऐसा करेगी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उसको कम कर सके किसी ना किसी तरह, इसमें प्रॉब्लम ला सके, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, कुछ भी हो उसमें वो प्रॉब्लम ना सके। अगर अट्रैक्ट हो रहे हो तो उन्हें अट्रैक्ट होने से रोकेगी, या रिपेल हो रहे हो तो रिपेल होने से रोकेगी, इस तरह का काम है इसका कुछ, ठीक है। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये होता है, उसको सिर्फ इस तरह से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी ये मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इस तरह से डिनोट होती है। इसकी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है क्योंकि मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, लेकिन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है, ये होती है 8.85, इसे बता दे रहा हूँ भैया, 8.85
10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर एक और वैल्यू होती है इसकी, दो वैल्यूज होती हैं इसकी, न्यूमेरिकल के हिसाब से या हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार 5 के फैक्टर हो और न्यूमेरिकल में तो सीधा ये वाली वैल्यू रख के हम काट कूट सकते हैं, है ना। और एक है 9 इंटू में 10⁻12 माइनस 10⁻12 स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई दो वैल्यू हमारी एप्सिलॉन नॉट की, एक वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, या कह लो के की। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ, ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू में यूनिट ऑफ 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 into 10 स्टैट कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU ऑफ चार्ज, देखो एक चीज़ ये भी होती है, इनको देख लो, वैसे पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए रख लो। 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू में 3 into 10⁹, 3 into 10⁹ स्टैट कूलम्ब। वन कूलम्ब इज इक्वल्स टू में 3 into 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ठीक है, अब ये स्टैट कूलम्ब क्या होता है, एक यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, या इसको ESU ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉर्ट फॉर्म कह लो। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ अभी हमने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेशन पढ़ते हुए कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए चार्जेस के लिए। ठीक है, और मतलब कि लार्ज बड़े चार्जेस पर हम नहीं लगा सकते इसको, एक लिमिटेशन ये हो गई। और दूसरा कि अगर चार्ज मेरा मोशन में है तो उसमें भी नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो एक चार्ज है मेरा ये, एक चार्ज है मेरा ये, और एक चार्ज है मेरा ये, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। ठीक है, मेरे को मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनमें से ये वाला चार्ज जो है ये तो मेरा रेस्ट पे है, और ये वाला चार्ज मेरा मोशन में है। क्या मैं इन दोनों पे, देखो कूलम्ब्स लॉ लगाना है तो दो चार्जेस तो होने चाहिए, Q1 Q2। ठीक है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि ये वाला रेस्ट पे है तो सिर्फ इस पे लगा देते हैं, ये वाला मोशन में है तो इसे रहने देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लगाने में दो चार्जेस पे ही लगेगा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, हाँ अब बताओ कि यहाँ पे इस केस में हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर एक भी चार्ज मेरा रेस्ट पे है दो में से तो भी कैन बी अप्लाई। ठीक है, दोनों ही मोशन में है, नहीं लगा सकते। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, एक हाँ ये भी और है, एक चार्ज ये जो मेरा प्लस वाला है पॉइंट चार्ज है, दूसरे वाला प्लस जो है मेरा बहुत बड़ा सा चार्ज है, इन पे मैं नहीं लगा सकता कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इनके बीच में रिलेशन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। और फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे थोड़ा, फिर कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस है ये देखेंगे।